ए वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल मैथ अड्डा सारण में। चलिए फिर मैं हाजिर हो गया इसके झा सर का कलम से लिखा हुआ रेलवे समान विज्ञान का वॉल्यूम 2 का प्रैक्टिस सेट 2 लेके। तो चलिए, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हम कोई भी वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक मिलता रहे। और अभी तक इसका प्रैक्टिस सेट 1 नहीं देखा है तो आप जाके देख सकते हैं। और अभी तक आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पीडीएफ सब मिलता है, ठीक है। और इसका मैं बहुत जल्द प्लेलिस्ट बना दूंगा, उसके बाद आपको बता दूंगा कि इसका प्लेलिस्ट इस नाम से बनाया गया है, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम क्लास को शुरू करते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। चलिए प्रैक्टिस सेट 2 का पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का द्रव्यमान 10 किलोग्राम है तो पृथ्वी पर इसका भार क्या होगा। अगर 10 किलोग्राम उसका द्रव्यमान है, द्रव्यमान मतलब कि मास, यानी कि अगर m का वैल्यू 10 किलोग्राम है तो भार क्या होगा। तो भार यानी कि W बराबर क्या होता है, mg, ठीक है, mg होता है। तो अगर m 10 किलोग्राम है और स्मॉल g का मान कितना होता है 9.8, यानी ये कितना हो जाएगा 98 न्यूटन। क्या हो जाएगा, क्योंकि भार का ऐसे मात्रक क्या होता है, न्यूटन होता है, तो ये 98 न्यूटन, यानी कि ऑप्शन बी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और दोस्तों में शेयर ज़रूर करें। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि दो चालक समान दिशा में विद्युत धारा ले जाने पर क्या हो जाएगा। देखिए, जब भी किसी भी धारावाहिक चालक को समान दिशा में ले जाया जाता है तो उनके बीच क्या होता है, मान लीजिए अगर दो धारा है, इन दोनों को हम समान दिशा में ले जा रहे हैं। जब समान दिशा में ले जाएंगे ना तो क्या होगा, ये आपका आकर्षण, इन दोनों के बीच में आकर्षण बल काम करेगा, यानी एकदम एक दूसरे की तरफ क्या हो जाए, अट्रैक्ट होगा। क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्ट होगा। यानी कि जब भी किसी धारा को समान दिशा में ले जाया जाता है तो उनके बीच क्या होता है, आकर्षण बल काम करता है, ठीक है। अगर वही विपरीत दिशा में एक को इधर ले जाएंगे एक को इधर ले जाएंगे तो इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, प्रतिकर्षण यानी कि रिपेल फोर्स काम करेगा, यानी प्रतिकर्षण बल काम करेगा। तो चालक एक दूसरे को यहाँ पे क्या करेंगे, अगर समान दिशा में ले जाए तो आकर्षित करेंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। कोलेस्ट्रॉल का कौन उल्लेख नहीं करता है, कम घनत्व लिपोप्रोटीन, उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, रिसर्च फैक्टर या डिब्बा बंद प्रोटीन की। देखिए, कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख कौन नहीं करता है, तो रिसर्च फैक्टर जो होता है, ये रिसर्च फैक्टर जो होता है कोलेस्ट्रॉल का उल्लेख नहीं करता है। देखिए, लेकिन जब कम घनत्व वाले लिपोप्रोटीन या उच्च घनत्व वाले लिपोप्रोटीन, डिब्बा बंद प्रोटीन, ये सभी क्या करते हैं, डिब्बा बंद प्रोटीन भी कोलेस्ट्रॉल से संबंधित होते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, हमारे खून में मौजूद ऐसा पदार्थ है जिसका काम हेल्दी सेल्स का निर्माण करना है। लेकिन जब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा खून से अधिक हो जाती है तो उसे हाई कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि निम्नांकित में से कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो एसिटिलीन, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम नाइट्रेट या कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। देखिए, कौन सा उर्वरक मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। देखिए कौन छोड़ता है, तो अमोनियम सल्फेट जो होता है, अमोनियम सल्फेट उर्वरक जो होता है ये मृदा में सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। क्या करता है, सर्वाधिक अम्ल छोड़ता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए पीएच मूल्य जिसका जितना कम होगा मृदा उतना ही क्या हो जाएगा, अम्लीय होगा। और मृदा में अम्लता की माप मृदा के पीएच मूल्य के द्वारा किया जाता है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से बेमल फसल की पहचान कीजिए। बेमल फसल की पहचान कीजिए, रागी, ज्वार, धान, बाजरा। तो बेमल फसल क्या होता है, बेमल फसल होता है आपका धान। धान की नर्सरी तैयार कर रोपाई की जाती है, जबकि अन्य 3 फसलें क्या हो जाती है, बीज से सीधे तैयार किया जाता है। धान बोने के लिए हम क्या करते हैं, पहले बिया डालते हैं। धान जब इतना बड़ा, मान लीजिए इतना साइज का हो जाता है, उखाड़ के फिर उसको रोपते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, बेमेल है। यानी कि इन सभी का बीज डाल देते हैं तो इनका काम हो जाता है, लेकिन इसे बीज डाल के फिर उखाड़ के फिर रोपना पड़ता है, यानी इसके लिए रुपाई की जाती है, इसलिए ये बेमेल हो गया।
तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, छपाई में प्रयोग की जाने वाली स्याही निम्नलिखित में से किसका अपघटन से प्राप्त होता है? एसिटिलीन, मीथेन, कार्बन टेट्राक्लोराइड या बेंजीन? तो देखिए मीथेन क्या होता है, मीथेन एक रंगहीन और स्वादहीन तथा गैसहीन गंधहीन गैस होता है। ठीक है, तो ये मीथेन का ही, ठीक है, यह मीथेन क्या होता है, मीथेन ही स्याही होता है जिसका अपघटन से प्राप्त किया जाता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। मीथेन की बात की जाए तो ये दलदली क्षेत्र में ज़्यादा पाया जाता है। यह काले रंग, मोटर टायर, छापे खाने की स्याही, पेन तथा कार्बन की छड़ें बनाने में क्या होता है प्रयुक्त होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, वृक्ष से मूत्र की मात्रा का निस्तारण नियंत्रित होता है हार्मोन के किसके द्वारा? तो देखिए वृक्ष के मूत्र से निस्तारण की नियंत्रण की बात की जाए तो ये किसके द्वारा होता है? FSH के द्वारा। किसके द्वारा होता है? FSH के द्वारा, यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन क्या होता है, इसी के द्वारा होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित स्थिति में बॉयल के नियम का पालन अच्छी तरह से होता है। तो बॉयल का नियम का पालन क्या होता है? निम्न ताप में होता है, निम्न ताप में होता है। बॉयल क्या होता है? बॉयल का नियम आदर्श गैस का दाब और आयतन में संबंध बताता है। ठीक है, तो बॉयल का नियम आदर्श गैस के लिए ही लागू होता है और ये निम्न ताप और निम्न दाब के लिए है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन 9 नंबर, गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम डैश पर लागू होता है। तो गुरुत्वाकर्षण का सार्वभौमिक नियम किस पे लागू होता है? तो वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। सूर्य और ग्रहों पर नहीं, पृथ्वी और चंद्रमा पर नहीं, पृथ्वी और वस्तुओं के किसी भी युग्म पर लागू होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। गुरुत्वाकर्षण बल सदैव आकर्षण प्रकृति का होता है। यह कणों के बीच उपस्थित माध्यम पर निर्भर करता, माध्यम पे क्या करता है निर्भर नहीं करता है। ठीक है, और ये केंद्रीय बल भी होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट, मानव शरीर में सबसे लंबी हड्डी कहाँ पाई जाती है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, जो जांग की हड्डी होती है। क्या होती है? सबसे लंबी हड्डी फीमर होती है, यानी कि जांग में। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, मस्तिष्क जिम्मेदार है सोचने के लिए, हृदय गति नियंत्रण के लिए, शरीर के संतुलन के लिए या उपयुक्त तीनों के लिए? तो देखिए मस्तिष्क जो है ये सबके लिए है, सोचने के लिए भी है, हृदय गति नियंत्रण के लिए भी है, शरीर के संतुलन के लिए है, यानी कि उपयुक्त जो है तीनों के लिए है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि स्वतंत्र रूप से किसी पिंड के गिरने पर 2 सेकंड में तय की जाने वाली दूरी आपका डैश होगी। अगर देखें यहाँ प्रारंभिक वेग कितना हो गया u0 हो गया। तय की गई दूरी यानी h बराबर हम क्या कर लेंगे, तय की गई दूरी हमको निकालना है। दूरी अगर हम s देखें तो यह क्या हो जाएगा ut प्लस हाफ GT²। ठीक है, यहाँ h बराबर क्या है दूरी है। अगर h बराबर हम दूरी कर दें, प्रारंभिक वेग u बराबर हमारा प्रारंभिक वेग है, t बराबर आप समय है। तो ये क्या हो जाएगा u जब 0 है तो 0 गुना t0 हाफ GT² यानी हाफ। ए का मान कितना दिया है, समय हमारे पास कितना दिया है 2, तो 2 का स्क्वायर और स्मॉल जी का मान कितना होता है 9.8, यानी 2 दूनी 4 ये 2 19 दूना 9.8 इंटू 2 कितना हो जाएगा 19.6 मीटर। कितना हो जाएगा 19.6 मीटर। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। वही फॉर्मूला एस बराबर यू टी प्लस हाफ AT², यहाँ क्या हो जाएगा एच बराबर यू टी प्लस हाफ GT²। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 कि क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में कौन से समूह में रखा गया है? तो क्षारीय धातु को पहला समूह में रखा गया है, यानी क्षारीय धातुओं को आधुनिक आवर्त सारणी में पहला समूह में रखा गया है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा आपका सही आंसर हो जाएगा। आधुनिक दीर्घकाल आवर्त सारणी में फर्स्ट ए उपसमूह में हाइड्रोजन को छोड़कर जितने भी तत्व होते लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रेवेडियम, सीजियम, फ्रेडियम को क्षारीय धातुएं कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा उत्तक मुख्य रूप से मृत कोशिकाओं से बना होता है? तो
तो मृत कोशिकाओं से कौन बना होता है? तो जाइलम जो होता है ये मृत कोशिकाओं से बना होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। यह एक संवहन उत्तक होता है। इसका कार्य जो होता है जड़ों द्वारा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाना ही जाइलम का काम होता है। चलिए नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से किसका एक अधिकतम ईंधन मान होता है? किसका एक अधिकतम ईंधन मान होता है, यानी ईंधन मान सबसे अधिकतम किसका होता है? हाइड्रोजन का, चारकोल का, प्राकृतिक गैस का, गैसोलीन का। तो देखिए हाइड्रोजन का एक ईंधन का मान हाइड्रोजन का सबसे ज़्यादा मान होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। देखिए सभी ईंधन में हाइड्रोजन का उसमें मान सबसे अधिक होता है। जितने भी ईंधन होते हैं सभी ईंधन में हाइड्रोजन का उसमें मान क्या होता है? सबसे अधिक होता है। और हाइड्रोजन का भी उपयोग रॉकेट ईंधन के रूप में तथा उच्च ताप उत्पन्न करने वाले ज्वालकों में भी किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 16, किसी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल डैश को तेजी प्रदान करता है, यानी किसको तेजी प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल को, तनाव को, समतली बल को या अपकेंद्रीय बल को। देखिए किसी भी सैटेलाइट और पृथ्वी के बीच आकर्षण का गुरुत्वाकर्षण बल अभिकेंद्रीय बल को तेजी प्रदान करता है। किसको प्रदान करता है? अभिकेंद्रीय बल को। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। अभिकेंद्र बल और अभिकेंद्र त्वरण की दिशा केंद्र की ओर होता है। कहाँ होता है? केंद्र की ओर होता है। अभिकेंद्र बल अगर किसी वस्तु को अगर हम लोग गोल गोल घुमाएंगे वृत्तीय गति में घूमने के लिए भी अभिकेंद्र बल की आवश्यकता होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि भारत ने नीली जीव रोग के लिए पहला टीका विकसित कर लिया है जो मुख्यतः निम्न में से किसमें पाया जाता है? तो नीली जीव वाला किसमें पाया जाता है? तो ये भेड़ और बकरियों में होने वाला रोग है। ब्लू टंग बीटीबी विषाणु के कारण होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। इस रोग में क्या होता है? होंठ व जीभ में सूजन के कारण जीभ क्या हो जाती है? नीली दिखाई देने लगती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि थोड़ा सा इसे नीचे कर लें। हीमोफीलिया क्या है? तो हीमोफीलिया यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो यह एक रोग है जो रक्त का थक्का उत्पन्न करने वाले कारकों के लिए जिम्मेदार जीन की अनुपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। हीमोफीलिया की बात की जाए तो ये एक आनुवंशिक बीमारी है। ठीक है, एक समान व्यक्ति में चोट लगने पर औसत 2 से 7 मिनट में रुधिर का थक्का बन जाता है। ठीक है, जिससे रुधिर का बहना बंद हो जाता है। हीमोफीलिया के रोगियों में चोट पर काफ़ी समय बाद 2.5 घंटा से लेकर 24 घंटा तक रक्त का थक्का नहीं जमता है। जिसको हीमोफीलिया हो गया अगर उसको चोट लग जाए और खून बहने लगे तो उसका खून नहीं रुकेगा। ठीक है, जिससे उसकी मौत भी हो सकती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। CFL का पूर्ण रूप क्या है? क्वेश्चन नंबर 19। CFL का पूर्ण रूप होता है कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प। कॉम्पैक्ट फ्लोरेसेंट लैम्प यानी कि ऑप्शन ए जो होगा ये आपका सही आंसर हो जाएगा। इस बल्ब में फ्लोरेसेंट नाम का पदार्थ भरा जाता है। बल्ब जो होता है इसमें फ्लोरेसेंट नाम का पदार्थ भरा जाता है। ये CFL जो होता है कांच एवं आर्गन से बनाया जाता है और इसमें पारा की भी कुछ मात्रा का प्रयोग भी किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20। जिस तापमान पर तरल अपनी तरल अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तित होता है उसे डैश कहा जाता है? उसे हिमांक बिंदु कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हिमांक बिंदु कहा जाता है कि निश्चित ताप पर द्रव का ठोस में बदलना हिमीकरण कहलाता है। ठीक है, तथा इस निश्चित ताप को द्रव का हिमांक कहते हैं। ये क्या हो जाएगा? हिमांक बिंदु हो जाएगा। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21 कि प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए स्रोत और प्रवर्तक के बीच लगभग कितनी दूरी होनी चाहिए? तो देखिए प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए क्या होता है? स्रोत और प्रवर्तक के बीच यानी 2 आदमी के बीच कितनी दूरी होनी चाहिए? तो ये 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक तरंग की गर्त की गहराई को इसका डैश कहा जाता है। एक तरंग की गर्त की गहराई को क्या कहा जाता है? उसका आयाम कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक तरंग की गर्त की गहराई को इसका क्या कहा जाता है? आयाम कहा जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस विकल्प का माध्यम दृष्टिगत रूप से सघन होता है? हवा का, टर्पेंटाइन का, बेंजीन का, पानी का। तो देखिए बेंजीन एक क्या होता है? हाइड्रोकार्बन होता है। तो दृष्टिगत से सघन किसका होता है? बेंजीन का होता है। बेंजीन का अणुसूत्र अगर देखा जाए तो बेंजीन क्या होता है? C6H6 होता है। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और ये क्वेश्चन नंबर 24। डैश यौगिक में एक कार्यात्मक समूह के रूप में OH है। तो देखिए कार्बोनिक एसिड, एथेनोइक एसिड, एसिटिक अम्ल, ब्यूटेनॉल। तो देखिए ब्यूटेनॉल जो यौगिक होता है, ब्यूटेनॉल में क्या होता है? इसका ब्यूटेनॉल का सामान्य सूत्र होता है CnH2n+1OH, यानी कि हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है ये ब्यूटेनॉल में पाया जाता है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, और ये अंतिम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। चेचक यानी स्मॉल पॉक्स होने का कारण क्या होता है? तो चेचक स्मॉल पॉक्स होने का कारण वेरिओला वायरस है। क्या आता है? वेरिओला वायरस है। चिकन पॉक्स होने का चेचक संपूर्ण शरीर को क्या करता है? प्रभावित कर देता है, और चेचक में तेज बुखार और शरीर पर लाल लाल दाने निकल जाते हैं। ठीक है, तो ये वेरिओला वायरस के कारण होता है। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ऐसे ही वीडियो लेके आपके सामने हाजिर होता रहूँगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।